दोस्तों, मुंबई के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू के सामने एक 65 साल की बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिनका नाम जानकी देवी था। जानकी देवी काफी गमगीन थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहा था क्योंकि उनके पति आईसीयू में एडमिट थे और काफी सीरियस कंडीशन में थे। तभी उस हॉस्पिटल के सामने एक करोड़पति व्यक्ति अपनी करोड़ों की कार से पहुंचता है। सीधे हॉस्पिटल में इंटर करते हुए वो आईसीयू के पास पहुंचता है। आईसीयू के पास जाने के बाद जब इन महिला को देखता है, जानकी देवी को देखता है, तो इनके नजदीक आता है और इनके पैरों को छू लेता है। जैसे वो व्यक्ति इनके पैरों को छूता है, ये उसको देखती है और देखने के बाद कहती है, बेटा कौन हो तुम? तुम्हें पहचाना नहीं मैं। उनके आंखों में आंसू होता है और इनके आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, माँ जी, आज से 15 साल पहले आपने एक भीख मांगने वाले 10 साल के बच्चे को 2000 रुपए दे दिया था और उससे कहा था, बेटा भीख कभी नहीं मांगना, भीख मांगना 100 बार मरने के बराबर है। वही छोटू हूं मैं, याद करिए वो दिन। जैसे वो ये बात कहता है, जानकी देवी वो सारी बातें याद करने लग जाती हैं और वो याद करके उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। छोटू को गले से लगा लेती हैं और छोटू भी एक छोटे से बच्चे की तरह से जानकी देवी के गले से लग करके और फूट फूट करके रोने लगता है। जानकी देवी कहती है, बेटे मेरे पति आईसीयू में एडमिट हैं और उनका ऑपरेशन करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन हम गरीब के पास कुछ भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं काफी हताश निराश हूँ। तभी छोटू कहता है, माँ जी आपका बेटा आ गया है ना, आप 10 लाख रुपए की क्या चिंता कर रही हैं? अगर 10 करोड़ रुपए भी लगेगा तो मैं लगाऊंगा। आपका बेटा जब आपके सामने है तो माँ को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो ये बात बोलता है, जानकी देवी उसको देखती हैं और फूट फूट करके रोने लगती हैं और उसको अपने गले से लगा लेती। ये छोटू कौन था और क्या रिश्ता था जानकी देवी के साथ? दोस्तों, काफी दर्द विदारक और प्रेरणा स्रोत कहानी है। इस कहानी को एक बार हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों, मुंबई के नजदीक एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम अवधेश प्रसाद था। अवधेश प्रसाद के घर में उनकी पत्नी जानकी देवी और उनके 2 बेटे थे। एक बेटे की उम्र 14 साल और दूसरे बेटे की उम्र 12 साल था। दोनों बेटे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। अवधेश प्रसाद जी एक नजदीक के ही प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। वो हर दिन अपनी साइकिल से स्कूल को जाते थे और शाम को जब स्कूल बंद हो जाता था तो अपनी साइकिल से घर आते थे। एक दिन वो साइकिल से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में एक मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए फटे पुराने कपड़े में एक 10 साल का लड़का उनको मिलता है और उनको रोकता है और रोकने के बाद कहता है, बाबूजी थोड़े कुछ पैसे हैं तो दे दीजिए, मैं 3-4 दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं कुछ खरीद करके खा लूं। जैसे ही अवधेश प्रसाद जी उस लड़के को देखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, अपनी साइकिल से नीचे उतर जाते हैं और अपने पैकेट से निकाल करके उनको 20 रुपए दे देते हैं और कहते हैं, बेटा ये ले जाओ और कुछ खरीद करके खा लेना। वो उससे पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ रहते हो? तभी वो लड़का कहता है कि ये नजदीक में जो बस्ती है इसी बस्ती में रहता हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ, यहीं पर इन लोगों के साथ रहता हूँ, अपनी जिंदगी को काटता हूँ और ऐसे ही किसी न किसी से कुछ न कुछ मांग करके खा लेता हूँ। अवधेश प्रसाद जी जब उस लड़के की बात सुनते हैं तो काफी निराश होते हैं, उनकी आंखें डबडबा जाती है, लेकिन उसके बाद कहते हैं, ठीक है बेटा जाओ कुछ खरीद करके खा लेना। और उसके बाद वो अपनी साइकिल पर बैठते हैं और जाने लगते हैं। पीछे मुड़ करके देखते हैं, लड़का काफी उनको खुश नजर आ रहा था, उस 20 रुपए के नोट को बार बार देख रहा था और देखते देखते काफी खुश होकर के और वहां से जा रहा था। अवधेश प्रसाद जी अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताते हैं। इसके बाद हर दिन जब वो स्कूल से आते थे तो वो लड़का उसी जगह पर शाम को उनको मिल जाता था और उनसे कहता था, बाबूजी कुछ दे दीजिए, भूख लगा है मुझे। और हर दिन उस लड़के को 20, 25, 50 जो भी उनके पास होता था उस लड़के को दे देते थे और लड़का काफी खुशी से लेकर के चला जाता था। अब तो ये दिनचर्या बन चुकी थी उस लड़के की भी और इनकी भी दिनचर्या बन चुकी थी। ये जब भी अपने घर से निकलते थे तो 50 रुपए 25 रुपए अपने पैकेट में रख करके निकलते थे कि आज जब वो लड़का मिलेगा तो उसको दूंगा। हर दिन उस लड़के को देते थे और लड़का इनसे लेकर के और कुछ न कुछ खरीद करके खाता रहता था। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही स्कूल की छुट्टियां थी और अवधेश प्रसाद जी अपनी पत्नी जानकी देवी को लेकर के उनको बाजार लेकर के चले जाते हैं कुछ खरीदवाने के लिए और उस रास्ते से उस दिन नहीं जाते हैं। वो लड़का जब इनके आने का समय होता है तो उस रास्ते पर जाकर के इंतजार करता रहता है कि आएंगे, कुछ पैसे देंगे तो कुछ खरीदूंगा, लेकिन वो उस रास्ते से नहीं जाते हैं। वो लड़का काफी देर तक वहां पर खड़ा होकर के इंतजार करता रहता है
लेकिन लास्ट में जब ये नहीं आते हैं तो निराश होकर के वो अपने बस्ती की तरफ जाने लगता है। तभी दूर से ये अपनी पत्नी के साथ पैदल ही मार्केटिंग करके आ रहे थे, और जब लड़का देखता है तो पीछे से आवाज लगाने लगता है, बाबूजी बाबूजी, जोर जोर से जब चिल्लाता है तो इनकी पत्नी को वो आवाज सुनाई दे जाता है और वो कहती है कि कोई आपको पुकार रहा है क्या। पीछे मुड़ करके जब ये देखते हैं तो देखते हैं कि वही लड़का पीछे पीछे दौड़ करके आ रहा है और बाबूजी बाबूजी चिल्ला रहा है। वो वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि यही लड़का है जो हर दिन मुझसे पैसे मांगता है खाने पीने के लिए। वो लड़का इनके नजदीक आता है और नजदीक जैसे ही आता है ये अपने पैकेट से निकालते हैं और उसको 50 रुपए पकड़ा देते हैं। जैसे ये 50 रुपए उसको पकड़ाते हैं, उनकी पत्नी कहती है कि आप इसको पैसे क्यों पकड़ा रहे हैं। उनकी पत्नी उस लड़के को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का कहता है, माँ जी मेरा नाम छोटू है और मैं एक अनाथ हूँ, मैं ऐसे ही भीख मांग करके और किसी भी तरह से अपना गुजर बसर करता हूँ। तभी जानकी देवी कहती है, बेटा ये काफी गलत बात है, इस तरह से तुम भीख मांगते हो, तुम हट्ठे कट्ठे हो, तुम 10 साल के हो, अगर तुम कोई भी छोटा मोटा काम करोगे तो उससे तुम्हारा पेट पल जाएगा। भीख मांगना तो बेटा 100 बार मरने के समान है। आज के बाद तुम भीख नहीं मांगना। और वो अपने पैकेट से निकाल करके, अपने पर्स से निकाल करके उस लड़के को 2000 रुपए पकड़ा देती हैं और कहती हैं, ले जाओ 2000 रुपए और इससे कोई ना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। ये काम धीरे धीरे तुम्हारा आगे बढ़ेगा और तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आज के बाद मुझे भीख मांगते हुए नहीं देखना। तभी वो छोटू जानकी देवी की तरफ देखता रहता है, उसकी आंखें डबडबा जाती है और वो सोचने लगता है कि कितनी प्रेरणादायी और कितनी मासूम माँ है। और वो पैसे लेकर के और वहां से चले जाता है। जाने के बाद वो आगे बढ़ता है, जब यही सोचता रहता है कि जो इन्होंने कहा है कितनी सच्चाई है इन बातों में, आज के बाद मैं भीख नहीं मांगूंगा। वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक व्यक्ति मदारी का खेल दिखा रहा था। उसके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन वो डमरू बजा करके, उसके साथ में जो व्यक्ति था वो डमरू बजा रहा था और वो अपना मदारी का खेल दिखा रहा था। जब उस व्यक्ति को देखता है तो काफी अचंभित हो जाता है और सोचने लगता है कि इस व्यक्ति के तो दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ये मदारी का खेल फिर भी दिखा रहा है और यहाँ पर सैकड़ों लोग उसके मदारी के खेल को देख रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। मैं तो हट्ठा खट्टा हूँ, मेरे तो पैर हैं, हाथ हैं, सब कुछ मेरा सही है, फिर मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ न कुछ करूंगा। और ये उसको दिमाग में आता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। जब थोड़े दूर जाता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति एक चाय की दुकान कर रहा था। उसके नजदीक जब जाता है तो देखता है कि कई लोग वहां पर 10-20 लोग बैठ करके उसका चाय का आनंद ले रहे थे और वो बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। वो सोचता है कि मेरे पास इतने जो पैसे हैं, इससे मैं चाय की दुकान तो कर ही सकता हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास वो पहुंच जाता है और जाने के बाद कहता है, दादाजी आप इतना अच्छा चाय बनाते हैं, इतने सारे लोग आपके पास चाय पीते हैं, मुझे भी क्या चाय बनाना सिखा देंगे। तभी वो व्यक्ति कहता है, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं सिखा देंगे, तुम्हें जरूर सिखा देंगे। और उसको उस दिन चाय बनाना सिखाने लगता है। 1-2 दिन उसके पास जाकर के वो चाय बनाना अच्छे तरीके से सीख लेता है। फिर उससे कहता है कि दादाजी मैं चाहता हूं कि यहीं पर बगल में कोई एक चाय की दुकान खोल लूं। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बेटा अगर तुम मेरे बगल में अगर दुकान खोल लोगे तो मेरी दुकान नहीं चलेगी और हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं भी बुजुर्ग आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, इसी चाय की दुकान से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और तुम खोलोगे तो कैसे होगा। अगर तुम्हें खोलना है तो इस गांव के दूसरे छोर पर जाकर के तुम दुकान खोल लो, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। छोटू कहता है, ठीक है दादाजी, आपने जो कहा ऐसा ही करूंगा, मैं दुकान अपनी गांव के दूसरे छोर पर जाकर के खोल लेता हूँ। वो जाता है, एक ठेला लेता है और ठेला लेकर के चाय का जो बर्तन वगैरह खरीद करके और गांव के दूसरे छोर पर जाकर के वो दुकान करने लग जाता है, चाय बनाने लगता है। और जो भी व्यक्ति उस रास्ते से जाता है उस व्यक्ति को जोर जोर से चिल्ला करके कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नजर किधर है, आपका ध्यान किधर है, छोटू चाय वाला इधर है, अच्छा सा चाय पीजिए और अपनी यात्रा बनाइए। और इस तरह से वो ऐसी बातें करता रहता है। उसकी बातें काफी मासूम जैसे लगती है। जो भी व्यक्ति उसकी बातों को सुनता है उसके नजदीक जाता है और उसके पास जब बैठ करके चाय पीता है तो चाय में भी काफी अच्छा टेस्ट होता है और लोग धीरे धीरे उसके बढ़ने लग जाते हैं और उसके पास चाय पीने लग जाते हैं। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से जाता है हर व्यक्ति को वो आवाज लगाता है कि आपका ध्यान किधर है, छोटू चाय वाला इधर है, एक कप चाय पीजिए और अपनी यात्रा को सफल कीजिए। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी, चाय पी करके अपनी यात्रा बनाइए। ऐसी जब बातें कहता है तो हर व्यक्ति उसके दुकान पर रुकने लग जाता है। और सिर्फ बातें ही नहीं करता था, उसकी चाय में भी दम था।
और धीरे धीरे छोटू उस एरिया में चाय के नाम पर फेमस हो जाता है। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति उस छोटू को चाय बनाना सिखाया था, धीरे धीरे उसके पास जाना लोग कम कर देते हैं और हर व्यक्ति छोटू के पास ही जाने लग जाता है। तब थोड़े दिनों के बाद जब वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो जाता है, तो एक दिन छोटू के पास जाता है और छोटू से कहता है, बेटा तुम्हारी दुकान तो खुल गई, तुमको तो मैंने सिखा भी दिया, लेकिन मेरी दुकान टूट गई। जब से तुम दुकान खोले हो हर आदमी तुम्हारे पास ही चाय पीने के लिए आता है, मेरे पास कोई भी नहीं आता है। अब तो मेरी भूखों मरने की नौबत आ गई है। तभी छोटू उसकी तरफ देखता है और कहता है, दादाजी क्या बात कर रहे हैं, आप तो मेरे गुरु हैं, आपने तो मुझे सिखाया है और मैं आपको ऐसे भूखों कैसे मरने दूंगा। मैं इस एरिया को ही छोड़ करके मैं कहीं और चला जाऊंगा, आप यहाँ पर चाय की दुकान करिए। वो बूढ़ा आदमी उसको देखता रहता है और छोटू कहता है कि कल ही मैं ये दुकान अपने यहाँ से कहीं और लेकर के चला जाऊंगा, मैं इस शहर में ही नहीं रहूंगा, किसी दूसरे शहर में जाकर के दुकान करूंगा, आप अच्छे से आराम से करिएगा दुकान। बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अपने दुकान में चला जाता है और अगले दिन से उसकी दुकान चलने लग जाती है, क्योंकि छोटू ने अपनी दुकान तोड़ दिया था और छोटू किसी और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ इधर बूढ़ा व्यक्ति भी अपना दुकान अच्छे तरीके से चला रहा था और छोटू दूसरे शहर में जाकर के वहां पर सेम अपनी यही दुकान शुरू कर देता है, वहां पर अपना ठेला लेकर के और एक जगह पर खड़ा होकर के सेम यही कार्रवाई करना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति जो आने जाने वाले होते हैं उनसे कहता है कि आपका ध्यान किधर है, छोटू चाय वाला इधर है। और ये बातें उसकी सुन करके हर व्यक्ति उसके पास जाता है, चाय पीता है, उसके चाय में भी दम होता है, चाय में भी टेस्ट होता है और धीरे धीरे छोटू का चाय वहां पर उस एरिया में भी काफी फेमस हो जाता है। देखते ही देखते छोटू एक टपरी से कई टपरियां उसकी बन जाती हैं, टपरियां उसकी दुकानों में बदल जाती हैं और छोटू उस शहर में काफी नामी चाय वाला हो जाता है। हर व्यक्ति छोटू चाय वाले के नाम से उसको पहचानने लगा था और छोटू चाय वाले का जो फ्रेंचाइजी है उस शहर में सैकड़ों फ्रेंचाइजी छोटू चाय वाले के नाम से खुल जाती हैं और हर व्यक्ति छोटू चाय वाले के पास ही जाकर के चाय पीता है। कुछ दिन समय बीतते हैं तो छोटू के पास इतने ज्यादा पैसे आने लग जाते हैं, इतने पैसे हो जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी पैसा लगाने लग जाता है और वहां से उसको देखते ही देखते वो करोड़पति व्यक्ति बन जाता है, काफी अमीर हो जाता है। तो वहीं पर एक लड़की, काफी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की से वो शादी कर लेता है और दोनों पति पत्नी एक करोड़ों का आलीशान बंगला बना करके और उसमें रहने लग जाते हैं। नौकर चाकर, कार वगैरह सब कुछ उसके पास हो जाता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। पति पत्नी काफी हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनको एक बेटा होता है और उनका परिवार काफी अच्छे तरीके से खुशी पूर्वक वो अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाता है। इधर मास्टर साहब अवधेश प्रसाद जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उनके दोनों बेटे भी जवान हो चुके थे, लेकिन उनके दोनों बेटे नकारा टाइप के थे, पिता के पैसों पर ऐशो आराम कर रहे थे। जो भी इन्होंने प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी इनको मिला था वो सारे पैसे लड़कों को इन्होंने दे दिया था और लड़के उन पैसों को ऐसे उड़ा रहे थे। कुछ बिजनेस वगैरह में लगाते थे लेकिन उनका बिजनेस वगैरह भी डूब चुका था। एक दिन उनका बड़ा लड़का इनके पास आता है और अपनी माँ के पास आकर जानकी देवी से कहता है, माँ पिताजी से कह करके मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। उनकी माँ जानकी देवी कहती है कि जो प्रोविडेंट फंड था वो तो पिताजी तुम लोग को पहले ही दे चुके हैं, अब उनके पास कहाँ पैसे हैं। तभी वो लड़का कहता है, माँ थोड़े दिनों के लिए मुझे पैसे चाहिए, इनसे बता दो अपने नाम पर अपने पेंशन पर ये लोन ले लें और लोन लेकर के मुझे दे दें। मेरा बिजनेस जैसे ही अच्छा चलने लग जाएगा मैं सारा पैसा इनका जोड़ करके, जो प्रोविडेंट फंड का भी इन्होंने जो पैसा दिया था वो भी और जो लोन वाला पैसा है सब कुछ जोड़ करके दे दूंगा। मेरा बिजनेस मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी रन करने वाला है, अच्छा चलने वाला है। माँ जब ये बातें सुनती हैं तो अपने पति से बात करती हैं तो अवधेश प्रसाद जी कहते हैं, देखो इन लड़कों के ऊपर तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं लोन लेकर के इन सबों को पैसा दे दूंगा। और अगले ही दिन वो लोन की कार्रवाई करते हैं और अपने पेंशन के ऊपर लोन लेकर के अपने लड़के को दे देते हैं। बड़ा लड़का जाकर के शहर में बिजनेस करने लग जाता है। फिर एक दिन छोटा लड़का आता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी यहाँ पर जो आपके पास जो प्रॉपर्टी वगैरह है इसको बेच दीजिए और आप मेरे साथ ही चल करके वहीं पर रहिए। आप लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं तो आप लोगों का देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है और अब बुढ़ापा आ गया है, हमारे साथ रहिए, इसको बेच दीजिए, जो पैसा रुपया है उसका धंधा पताई में बिजनेस में लगा देते हैं। जब ये बातें अपनी माँ से और जानकी देवी से कहता है तो माँ उसकी बातों को अपने पति से कहती है कि ऐसा ऐसा छोटा बेटा कह रहा है। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं, ये सब ऐसे ही नकारा है, एक तो लोन हमसे लेवा लिया, अब ये प्रॉपर्टी भी बेचने के लिए कह रहा है। तभी जानकी देवी कहती हैं कि तो क्या हो गया, अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब तो हमें बच्चों के सहारे उन्हीं के पास रहना है। अब बुढ़ापे में हम लोग यहाँ पर रहेंगे, बच्चे शहर में रहेंगे, तो अभी कुछ भी अगर हमारे साथ हो जाएगा तो कौन देखने वाला है।
बेच दीजिए यहाँ की प्रॉपर्टी, और बच्चे जब बोल रहे हैं तो उन्हीं के साथ चल करके रहते हैं। जब जानकी देवी ये बोलती हैं तो अवधेश प्रसाद जी मना नहीं उनको कर पाते, क्योंकि वो अपनी पत्नी को काफी प्यार करते थे, काफी मानते थे, उनकी बातों को कभी इग्नोर नहीं करते थे। और उसके बाद वो अपनी पेंशन पर लोन तो दे ले ही चुके थे, जो प्रॉपर्टी था उसको अपना बेच करके और छोटे बेटे को दे देते हैं, और छोटा बेटा लेकर के शहर में चला जाता है। अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बिजनेस सेटल करूंगा और उसके बाद फिर आकर के मैं आपको लेकर के जाऊंगा। लेकिन दोनों बेटे चले जाते हैं और काफी दिनों तक इनके पास नहीं आते हैं, इनको लेने के लिए नहीं आते हैं। तभी एक दिन अचानक इनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, काफी सीरियस कंडीशन हो जाता है, और जानकी देवी इनको नजदीक के हॉस्पिटल में लेकर के जाती हैं। तो वहां पर पता चलता है कि इनकी किडनी खराब हो चुकी है, किडनी फेलियर हो चुकी है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इनकी किडनी को इमीडिएट ट्रांसप्लांट नहीं कराया जाएगा तो इनकी जान बहुत जल्दी चली जाएगी। जब जानकी देवी ये बातें सुनती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फूट फूट करके रोने लग जाती हैं, और अपने बेटों को फोन करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी की ये हालत है, पैसे का बंदोबस्त करो। क्योंकि जो डॉक्टर था जो हॉस्पिटल का, वो कहता है कि कम से कम 10 लाख रुपए का बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा, तभी इनका किडनी का ट्रांसप्लांट हम लोग कर पाएंगे। अब ये 10 लाख अपने बेटों से दोनों से मांगती हैं, दोनों बेटे मना कर देते हैं और कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमने जो पैसे थे वो बिजनेस में लगा दिया, अब हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, अब आपको जैसे करना है वैसे करिए। जानकी देवी काफी मायूस होती हैं, काफी निराश होती हैं, और अपने पति से कहती हैं कि देखिए दोनों बेटों ने मना कर दिया है, अब मैं कैसे आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर पाऊंगी। वो इधर उधर से मांगती हैं लोगों से, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज के जमाने में पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है, हर व्यक्ति उनको मना कर देता है। और वो उसको अपने पति को एडमिट कराती हैं, ट्रीटमेंट चलता रहता है। एक दिन जो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है जानकी देवी को बुलाकर कहता है, देखिए आपके पति को हम लोगों ने आईसीयू में डाल दिया है, लेकिन हम ऐसे ही एक मानवता के तौर पर आपके पति को थोड़े दिन के लिए रख रहे हैं, लेकिन जब आप पैसे का बंदोबस्त नहीं करेंगी, आपके पास 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते के अंदर आप पैसे का अगर बंदोबस्त नहीं करेंगी तो हमें मजबूरन आपके पति को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आप हमें मत कहिएगा कि हॉस्पिटल वालों ने आपके हमारे पति को मार दिया है। जब ये बातें जानकी देवी सुनती हैं तो उनकी आंखों से भर भर आंसू बहने लग जाता है, वो सोचने लगती हैं कि अब क्या करें। वो भगवान का प्रार्थना करती रहती हैं, लेकिन तभी वहां पर उस हॉस्पिटल में छोटू पहुंचता है। छोटू पहुंचने के बाद आईसीयू में जाता है, और आईसीयू में जाने के बाद अपनी माँ से मिलता है, और माँ से जब सारी बातें जानता है तो सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, और डॉक्टर से कहता है कि कितने पैसे आपको चाहिए, कितने पैसे आपको चाहिए, इनका इमीडिएट आज और कल के बीच में इनका किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है। आपको जितने पैसे चाहिए ये चेक लीजिए। वो एक चेक फाड़ करके और उसमें साइन करके दे देता है, और कहता है ये लीजिए चेक, जितने पैसे आपको भरना है इस चेक में भर लीजिए, लेकिन इनका इमीडिएट ट्रांसप्लांट करना है। डॉक्टर जब देखता है तो देखता ही रह जाता है कि आखिर ये कौन इंसान अचानक आ गया, इतना बड़ा करोड़पति आदमी कि ब्लैंक चेक दे दे रहा है कि आप जितना पैसा भरना है भर दीजिए। लेकिन बाद में जब उस डॉक्टर को पता चलता है तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है कि ये व्यक्ति एक करोड़पति क्या अरबपति आदमी है, इसके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। जब ये सारी चीजें जब डॉक्टर भी जान जाता है, अगले दिन अवधेश प्रसाद जी का किडनी का ट्रांसप्लांट कराया जाता है, और 1 हफ्ते तक उनको हॉस्पिटल में रखने के बाद फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अवधेश प्रसाद जी काफी हंसी खुशी से अपने घर आ जाते हैं, यानी कि छोटू के घर पहुंच जाते हैं। छोटू उनको लेकर के अपने आलिशान बंगले में चला जाता है, आलिशान महल में चला जाता है, अपनी पत्नी से मिलवाता है। उनकी पत्नी जब देखती है तो वो भी उनको अवधेश प्रसाद जी को और जानकी देवी के पैरों को छू लेती है, और उन अपने उसके बेटे को, छोटू के बेटे को भी जब ये लोग देखते हैं तो उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। जो छोटू की पत्नी थी दोनों को सास ससुर की तरह से प्यार करने लग जाती है, और छोटू अपने पिता और माँ की तरह से इनको प्यार करते हैं। अब ये लोग अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटी को भूल जाते हैं, और छोटू के साथ ही काफी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी का निर्वाह करने लग जाते हैं। उधर उनका जो बड़ा बेटा होता है, कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि बड़े बेटे को कैंसर हो गया है, और छोटा बेटा जो था उसका बिजनेस डूब चुका है, दोनों भिखारी बन चुके हैं। लेकिन ये माता पिता जो अवधेश प्रसाद जी और जानकी देवी हैं उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और वो कहते हैं कि जैसा इन्होंने हमारे साथ किया है वो उनको ऐसा फल मिल रहा है, और वो छोटू के साथ काफी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी निर्वाह करने लग जाते हैं। ये थी कहानी दोस्तों एक मानवता की। एक छोटू जिसको जो एक मास्टर साहब और उनकी पत्नी ने
2000 रुपए बचपन में देकर के उसको एक बिजनेस स्टार्ट करवाया था। एक भिखारी को एक बड़ा बिजनेस बनाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा हाथ था। और उसके वजह से छोटू ने अंत समय में इनके साथ जो काम किया वो एक काफी सराहनीय काम था। आपको अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।